नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर हल करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनसे कुछ मदद मिल पाए। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जो शास्त्रीय नृत्य है यह असम से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर 63.82% है और यह बिहार का है। कौन क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है, ये क्वेश्चन आया था और वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे। तो उन ऑप्शन में एक नाम था सानिया मिर्जा, जो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं, तो वो क्रिकेट की खिलाड़ी नहीं थी। बाकी जो 3 प्लेयर थे वो इंडियन क्रिकेट के ही प्लेयर थे। तो जो एक नाम था वो क्रिकेट के प्लेयर नहीं थे, तो वो सानिया मिर्जा ही थी इकलौती। अगला क्वेश्चन है जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो उसमें एक सफेद अवक्षेप बन जाता है। वह अवक्षेप किसके कारण से बनता है। तो यहाँ पर उसका सही आंसर बताया गया है कि वह सफेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट के कारण बनता है। यहाँ पर उनके अभिक्रिया को बताया गया है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, ये यहाँ पर उसकी अभिक्रिया को यहाँ पर बताया गया है। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का पहल है। तो स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी थी। तो CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक नालाथम्बी कलाईसेल्वी बनी थी। सातवां वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना। तो यहाँ पर उसका सही आंसर होगा संजय दत्त। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो शायद रिपीट होने के चांसेस है, वयस्क में कितने पोषक तत्व जरूरी हो सकते हैं। तो एक वयस्क में 6 आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट, यह 6 पोषक तत्व एक वयस्क के शरीर में होना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्योहारों से यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो सागा दावा उत्सव सिक्किम राज्य से संबंधित है। एक और क्वेश्चन पूछा था जिससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन सारों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चन पूछा था प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषयों को बताइए। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसे प्राकृतिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसमें कच्चे मार्गों का उत्पादन होता है। देखिए जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और जो खनन होते हैं उत्खनन कोयले का जैसे होता है, यह सभी प्राथमिक क्षेत्र हैं। मतलब कि जो प्राकृतिक से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं मेहनत करके, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद यहीं पे हम लोग देख लेते हैं द्वितीय क्षेत्र को, जो कि प्राथमिक क्षेत्र पूछा है तो ये संभव हो सकता है कि द्वितीय चौथा क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे बिजली उपकरण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उद्योग, हस्तकला, इन सब के जो उत्पादन होते हैं इसको कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। लौह अयस्क का उत्पादन, कारें, बसें, रेल, ये सब की जो क्षेत्र आते हैं इनको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए व्यापार जब आप करेंगे तो किसी चीज़ को मार्केट से अपने मार्केट से उठा कर लाकर गाँव में बेचेंगे तो गाँव वालों के लिए वो आसान हो जाएगा, इसलिए उसे सेवा क्षेत्र में कहा जा सकता है। परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, ये सब सेवा ये एक प्रकार की थी, इसलिए इसको तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसके यही सब क्षेत्र हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ बातें पूछा था, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। बोधगया बिहार में पड़ता है और वहीं पर एक बोधि वृक्ष था गया में, वहीं पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। पहले वो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ने का एक कारण बताइए। तो विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ने का कारण ये है कि टैक्स लग जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप विदेश में कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद रहे हैं, भारत में उसे ला रहे हैं तो 30% टैक्स यानी 130 रुपये भारत में उसका दाम अब पूरा पड़ेगा। एक और क्वेश्चन पूछा था जो बहुत ही ज़्यादा सरल था, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत देश का ही है। एक और प्रश्न हमसे पूछा था रस्सी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो रस्सी बनाने में रेशेदार फसलें जैसे जूट, पटसन, कपास, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा था नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता। तो भंग करने का एक उपबंध है, यहाँ पर अनुच्छेद 83 के 2 में प्रावधान किया गया है कि 5 साल तक बैठक जब तक नहीं पूरा होगा, मतलब 5 साल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, लोकसभा भंग नहीं किया जा सकता है। और जो मुख्य प्रधानमंत्री होंगे अपने जो भी लोकसभा के सभी सदस्य होंगे उनके साथ खुद जाकर इस्तीफा ना दे तब तक लोकसभा भंग नहीं किया जा सकता। और जैसे ही 5 साल पूरे होंगे लोकसभा खुद ब खुद स्वतः ही भंग हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद नई जो लोकसभा चुनकर आएगी वो अब आ जाएगी कार्यकाल में, तो पुरानी वाली लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी।
क्वेश्चन पूछा था हमसे स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य में है? तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा बंगाल में, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन बंगाल से ही प्रारंभ किया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था सुवर्णा नारायण संबंधित है। तो सुवर्णा नारायण कथक नृत्य से संबंधित है और उनके गुरु थे बिरजू महाराज। एक और त्योहार से क्वेश्चन पूछा गया लोसांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। और हमारे यहाँ पर जो आप कैलेंडर देखेंगे इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर एक चंद्र कैलेंडर चलता है और वहाँ पर 18वें महीने में उस कैलेंडर में बहुत सारे महीने देते हैं, तो वहाँ पर एक 18वां महीना पड़ता है। उसी 18वें महीने का जो 10वां दिन होता है उसी दिन से यह त्यौहार शुरू हो जाता है और यह 5 दिनों तक चलता है। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि यह लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है और यह 5 दिनों तक चलता है। इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा था यूपीएससी संविधान के कौन से भाग में है? तो यूपीएससी संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका वर्णन संविधान के पुस्तक में किया गया है और यूपीएससी से संबंधित बातें भाग 14 में लिखी गई हैं। रॉ इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? रॉ के वर्तमान डायरेक्टर कौन है, हमसे ये पूछे यहाँ पर। तो रॉ के वर्तमान डायरेक्टर हैं सामंत गोयल और जो पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। रॉ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एक और क्वेश्चन पूछा था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास पर इसमें जोर दिया गया था और भारतीय संसद में पंडित नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को। उस समय भारत के अर्थशास्त्री के.एन. राज ने यह तर्क दिया था कि पहले 2 दशकों तक धीरे धीरे विकास करना चाहिए। उन्होंने 2 दशकों तक धीरे धीरे विकास के बाद कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया और सिंचाई की व्यवस्था को थोड़ा तगड़ा बनाया। भाखड़ा नागल बांध इसी के तहत बनाया गया था और इसको भारी आवंटन दिए गए थे। और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी और इसमें ज़्यादा बचत करने पर जोर दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1956 तक चली थी, जिसमें 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए थे। इसमें जो वृद्धि प्राप्त हुई थी लाभ का, यह 2.1 रखा गया था कि हमें इतना तक लाभ मिलेगा, लेकिन जब वास्तव में लाभ मिला तो 3.6% मिला था, यानी बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था जो पुराना करंट अफेयर से संबंधित था। 2018 एशियन गेम में कुल कितने खेल थे? यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है एशियाई खेलों के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 40 खेल थे और 465 इसमें प्रतिस्पर्धाएं आयोजन करी गई थी, यानी कुल जो खेल खेले गए थे 465 खेले गए थे, लेकिन खेलों की जो संख्या थी सिर्फ 40 ही थी। उन 40 खेलों को 465 बार खेला गया था। इसके बाद हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एटॉमिक रेडियस सबसे कम किसका होता है? तो यहाँ पर उसका सही आंसर होगा बेरिलियम और लिथियम का। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था चोल साम्राज्य में उरैयूर किसे कहा जाता था? तो वर्तमान जो भारत है वहाँ पर तिरुचिरापल्ली एक क्षेत्र है। शुरुआत दौर में वह चोलों की राजधानी थी और चोल लोग उसे उरैयूर कहते थे। इसके बाद क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में शामिल होने के लिए खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार ने ही खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी और पख्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया था। कांग्रेस पार्टी ने 2022 में लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वहाँ पर लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में वाई.एस. जगमोहन रेड्डी को चुना था। निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है केरल राज्य में। केरल राज्य में और भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने शहरों का नाम लिख दिया है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा था मार्च 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली थी? तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम यानी उप सीएम जो उप मुख्यमंत्री थे वो बने थे। क्वेश्चन पूछा था 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो वह गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2007 से 12 तक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। मूल अधिकार से हमारा भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था अस्पृश्यता का अंत यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में संबंधित है। अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा किया गया था? तो अवध साम्राज्य पर 1856 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा को आप मैप में देखेंगे तो वो पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से, सिर्फ एक तरफ से भारत के राज्यों से वो
जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे भी हम और ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे जो SSC GD के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और आपके लिए प्रैक्टिस भी लाते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से कंप्लीट हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।